हमारी जो स्टॉक मार्केट है दैट हैज़ परफॉर्म इन द लास्ट 25 ईयर्स 80x 80 गुना जो है इसने परफॉर्मेंस दे दिया। दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ओवरऑल हम ये बात करते हैं कि इकोनॉमी के हालात बुरे हैं, तो भाई गाड़ियाँ कैसे बिक गई, हेवल की सेल्स कैसे हो गई इतनी ज़्यादा। कंपनीज अगर रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, उसी सेम इकोनॉमी के अंदर हैं, तो इकोनॉमी के हालात बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हैं। हर सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको ऐसी कंपनीज भी मिलेंगी, ऐसे सेक्टर्स भी मिलेंगे जो कि आने वाले वक्त के अंदर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। एंड दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। 2022-23 के अंदर अर्निंग्स तो बढ़ रही थी कंपनीज की, लेकिन स्टॉक मार्केट क्यों नहीं परफॉर्म करी थी? क्योंकि सारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा मनी मार्केट में अवेलेबल था। ऑन एवरेज मैं आपको बताऊं, जो स्टॉक हम सिलेक्शन कर रहे हैं ऑफ द स्टॉक्स, कम से कम 5 to 10% के जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो वीकली हो जाती है। हर क्राइसिस में देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है तो लो रिस्क म्यूचुअल फंड ऊपर जा रहा होगा, ये एक साइकिल है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन आज़ाद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। आज की जो एपिसोड है वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जनरल क्वेश्चन मैं लोगों के फीडबैक में देख रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, वो थोड़ी घबराहट मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि लोगों को अभी भी लग रहा है कि ये शायद बबल है और ये बस्ट होने वाला है और फिर हमारी स्टॉक मार्केट शायद 40,000 पे आ जाएगी और उनका सारा का सारा सरमाया लूज़ हो जाएगा। तो आज की पॉडकास्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लॉजिकली इस चीज़ को समझेंगे कि पहले तो हम इस जगह पर क्यों आए, जहाँ पे आज के दिन पे अगर मैं अपनी मोबाइल ऐप, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जब तक ये पॉडकास्ट लाइव भी होगी 93,325 के ऊपर हमारा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। ऑल टाइम हाई जो हमारा है 94,000 के अराउंड बन चुका है। और अभी के टाइम पे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये इंडेक्स इस लेवल पे क्यों आया, क्या वो फंडामेंटल रीजंस थी कि क्यों आया, और आगे के टाइम पे क्या पोटेंशियल है कि हम कर दें। और एक और मैं यहाँ पे बता दूँ कि कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। और आज के मेरे गेस्ट हैं उसी कोर्स के जो हमारे ट्रेनर हैं, अमार यासीन साहब। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। ले भाई, आप सुनाएं? ठीक ठाक है, ज़बरदस्त। अच्छा, खैर मैं तो जब से हमने पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया, जब से हम एक्सप्लेन भी करते, एक्सप्लेन तो काफ़ी एक रिसेशन और एक किस्म का काफ़ी स्टॉक मार्केट में लॉसेस चल रहे थे, लेकिन जब से पॉडकास्ट स्टार्ट किया है 50,000 भी हमने अपने सामने क्रॉस होते हुए देखी और आज हम 94,000 पे बैठे हुए हैं। और जो एक जनरल कंसर्न है लोगों का कि ये 94,000 पे कोई बबल तो नहीं बन चुका, तो मैं चाह ये रहा था कि हम इस चीज़ को समझें कि 94,000 पे वो क्या चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से अभी हम इधर हैं, और आगे का लाए अमल क्या होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। क्या अभी भी अच्छे टाइम है इन्वेस्ट करने का, या हमें थोड़ा कॉशियसली देखना चाहिए कि शायद ये थोड़ा करेक्शन लेकर फिर हमें एंटर होना चाहिए? परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे पहले तो 3 फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली बात ये कि जो हमारी जो स्टॉक मार्केट है दैट हैज़ परफॉर्म इन द लास्ट 25 ईयर्स 80x 80 गुना जो है इसने परफॉर्मेंस दे दिया। दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है। दूसरी बात ये कि ऑन एवरेज जो है हमारी स्टॉक मार्केट 20% जो है वो परफॉर्म करती है हर साल। दिस इज़ अगेन एक्सेप्शनल। और थर्ड चीज़ ये है कि ओवरऑल अगर आप पिछले 25 सालों में देखेंगे तो 3 साल जो है ऐसे आए थे जिसमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बेस्ट परफॉर्म किया है इन द वर्ल्ड। 2002 के अंदर, 2016 एंड जो अभी ये साल जो 2023 का 2024 का जो फिस्कल ईयर गुजरा है, इसने बेस्ट परफॉर्म किया है। सो देखें सिचुएशन क्या है कि ओवरऑल अगर आप देखो कि मार्केट्स, आप कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, और दूसरी साइड पे आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन जाती है इन द वर्ल्ड। तो पीछे कोई ना कोई तो साइंस है, कोई ना कोई तो लॉजिक है, जो फंडामेंटल्स है जिसकी बेस के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस आ रही है। अच्छा, ओवरऑल ये टॉप पे है या नहीं है, जो आप लोग घबरा जाते यार, ये 50,000 पे भी लोग घबरा रहे थे कि यार ये टॉप हो गया, यार यहाँ से मार्केट क्रैश। फिर 60,000 पे भी लोग कहने शुरू हो गए थे यार यहाँ से तो आ गई वापस। फिर 70 पे भी, 80 पे, अब देखिए 94 पे आ गई है और अभी तक लोग ये कह रहे हैं कि जी ये मेरे ख्याल से टॉप है। अच्छा, ओवरऑल इसका एक बड़ा छोटा हम कॉन्सेप्ट पहले भी आपकी वीडियोस में भी कई दफ़ा बता चुके हैं, मैं भी उसको बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। दैट इज़ के आप देखें प्राइस टू अर्निंग ऑफ द मार्केट।
हिस्टोरिकली प्राइस टू अर्निंग बेसिकली सिंपल लॉजिक टर्म्स में क्या है कि जो कंपनीज की टोटल अर्निंग्स हैं और इस टाइम पे जो आपकी प्राइस चल रही है मार्केट की वो क्या है, ठीक है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो प्राइस अर्निंग्स ऑफ आवर स्टॉक मार्केट दैट इज अराउंड 9 to 9.5 के अराउंड, बट हिस्टोरिकली एवरेज रहा हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट जो तकरीबन रहा हुआ वो 13.5 था। इस टाइम पे इवन आफ्टर 94 जो है तकरीबन आपका जो प्राइस टू अर्निंग्स है 6 या 6.5 के पास चल रहा है। तो आप इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है अर्निंग्स सॉलिड ग्रो करती जा रही हैं, लेकिन अभी भी आपकी जो प्राइस है मार्केट की बहुत नीचे है। अच्छा, अब इसकी सिर्फ एवरेज की बात करें, अगर एवरेज इस चीज़ पे लगाएं कि 9.5 एवरेज पे ही चले जाएं हम, तो हमारा इंडेक्स जो है तकरीबन ये 130 या 140 के अराउंड बाउट बनता है। इस टाइम पे एवरेज की बात कर रहा हूँ। अगर ओवरऑल हाईएस्ट पे चले जाएं 13.5 पे तो तकरीबन ये 180 या 190 के अराउंड बाउट बात जाएगी। चले अगर आप यूएसए की मार्केट की वैल्यूएशन देखें या इंडिया की मार्केट की वैल्यूएशन देखें तो ये बात तकरीबन 2.5-3 लाख के इंडेक्स पे जाती है। सो दिस इज़ वेयर वी आर राइट नाउ, और मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी अपने किसी हाई के पास है। इसने अभी बहुत परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। आप लोगों ने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट तो देखी होगी, इट इज़ राइट नाउ ऑन एन ऑल टाइम हाई। मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू करेक्ट इटसेल्फ, इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिटर्न्स। और आज हमने वो होता हुआ अभी देख लिया, बट स्टिल अगर हम डॉलर में देखें तो स्टॉक मार्केट अभी भी डिस्काउंट में है। अब जाहिर है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनाना है, समझ भी आ गई है, लेकिन कैसे बनाया जाए। तो आई हैव ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज सरमाया ने अपनी नई प्रोडक्ट ज़र बाय सरमाया लॉन्च की है, जहां पर आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स हों, फिजिकल करेंसीज हों, म्यूचुअल फंड्स हों या गोल्ड हों। और अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की और आपको ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द ट्रेनिंग्स बाय सरमाया। उसमें वो स्टार्टर्स के लिए कैपिटल मार्केट्स की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको एक्जैक्टली समझ आएगा कि ये सब कुछ काम किस तरह करता है और कौन सी सही चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दोज जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं लेकिन उनको लॉसेज हुए हैं, दे कैन टेक द टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जहां पर वो आपको एक्सपर्ट टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरीके से आपने इंश्योर करना है कि आपका लॉस मिनिमल हो और आपके रिटर्न्स मैक्सिमम हो। सो चेक आउट ज़र बाय सरमाया एंड द ट्रेनिंग्स इन द लिंक डाउन बिलो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अच्छा, अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंडेक्स की वैल्यू तो 90,000 क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। अभी जिस तरह आप ही ने बताया कि पीई अभी भी नीचे है, तो इसको हम किस तरह करें कि अर्निंग्स बढ़ी थी, प्राइस नहीं बढ़ी, और प्राइस हम कह रहे हैं इंडेक्स की वैल्यू इज़ द प्राइस, यही रीज़न उस वजह बनी है अभी। बिल्कुल ऐसे देखें, मैक्रो इकोनॉमिकली सबको पता था कि भाई आपके थोड़े से हालात बुरे जा रहे थे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिस बंदे को ये समझ आती है कि यार स्टॉक मार्केट को देखना कैसे है, कि कंपनीज की वैल्यूएशंस को कैसे देखना है, सिंपल लॉजिक थी यार, आप जाके देखो वो कंपनीज जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, क्या उसकी अर्निंग्स बढ़ी थी कि नहीं। स्टॉक मार्केट क्या कर रही थी, वो नीचे आती जा रही थी, अर्निंग्स शूट अप कर रही थी। तो इसका मतलब क्या बनता है कि भाई अर्निंग्स तो कंपनी जो है वो तो बिजनेस बना रही हैं, वो तो अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं और उसके ऊपर वो अच्छा खासा मुनाफा बना के अपने जो लोगों को, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह भी दे रही हैं। तो हालात तो कंपनीज के एंड पे इतने बुरे नहीं थे। तो ओवरऑल क्या था कि जब मार्केट आपकी नीचे आ जाए और आपकी अर्निंग्स ग्रो कर जाए, तो मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ अ रबर बैंड थ्योरी। रबर बैंड क्या होता है कि जब आप जिस तरह उसको आप स्ट्रेच करते जाओ और उसमें जान हो ज़्यादा, तो जब आप छोड़ोगे बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। सो यहाँ पे भी यही सिनेरियो बना कि आपकी स्टॉक मार्केट इसलिए परफॉर्म की क्योंकि अर्निंग्स तो ग्रो कर रही थी। क्वेश्चन ये है कि सर हालात तो ऑन द ग्राउंड इतने ख़राब हैं, सारे लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट ऑन ऑपोजिट डिफरेंट पिक्चर दिखा रही है। सो ये इतने हालात ख़राब होने की बावजूद भी कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं, और उन कंपनीज के परफॉर्म करने के बावजूद इंडेक्स क्यों ऐसे परफॉर्म कर रहा है? तो अगर आप ये फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच से बताएं कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम जिस तरीके से देख रहे होते हैं ना मार्केट को, हम तो इर्द गिर्द की चीज़ों को देख रहे होते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है यानी बड़ा इन्वेस्टर होता है, वो देखता है कि मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखें कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, अगर आप उसको समझ जाएं कि ये अगर अच्छे लेवल्स पे जा रहे हैं या चेंज हो रहे हैं आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो देख रहा है, और मैक्रो इकोनॉमी आपकी बेहतर हो रही है, तो आपकी स्टॉक मार्केट तो परफॉर्म करेगी, ठीक है। उसमें सिंपल है, पहली बात मैं ये कहता हूँ कि आपका रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद जो आपका ऑयल जो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उससे आपके मुल्क के अंदर क्या हुआ कि इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई आई। अब महंगाई को जाहिर सी बात है सेंट्रल बैंक उसको आके थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहेगा। कंट्रोल करेगा तो क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाएगा। ये इकॉनमी साइकिल में कई वीडियोस में डिस्कस कर भी चुका हूँ, मैं ज़्यादा मज़ीद इसमें नहीं जाना चाहूँगा। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो क्या होगा कि आपका जो टी बिल्स का रेट है या मनी मार्केट का जो रेट होता है, जिसमें आपका रिटर्न गवर्नमेंट जो है क्या करती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अपना रिटर्न देती है और बदले में
कुछ पैसा रेस करती है ताकि एक्सपेंसेस को पूरा करे, ठीक है। हालात बुरे होंगे तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट अच्छा रेट देगी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। जब आपका रेट ज़्यादा होता है तो तब आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो परफॉर्म नहीं करती, ठीक है। अब जैसे ही हालात वो थोड़े से बेहतर होने की साइड पे आएंगे, आपने देखा कि ऑयल के रेट्स एक साल से मजीद नीचे आ रहे थे, जब नीचे आएंगे और उसके बाद एक IMF की तरफ से हमें रिजर्व्स भी मिले, दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई। तीसरी चीज़ ये हुई कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए जिसमें उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने की कोशिश की कि भाई इंपोर्ट को किसी तरीके से रोके। तो ओवरऑल न्यूज़ में भी तब आप लोग देख रहे होंगे कि भाई वो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन लगा दी, इंपोर्ट नहीं करने दे रहे। वो एक चीज़ अच्छी ही हो रही थी आपके लिए कि आपका जो एक करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो आपका एक्सेस पैसा था, वो बाहर जा रहा था इंपोर्ट्स की पेमेंट के मद में, ठीक है, वो रुक गया। तो आप यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें तो आपकी यहीं भी ठीक हो गई। करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो गया, आपकी महंगाई इसलिए ठीक हो गई कि ऑयल के रेट्स थोड़े से नीचे आ गए, ठीक है, वो भी एप्लीकेशन थी। फिर आपके इंटरेस्ट रेट जो ऊपर बढ़ाए हुए थे, सेंट्रल बैंक ने देखा कि भाई अब तो हालात बेहतर हो गए हैं, तो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा नीचे करना शुरू कर दिया और उन्होंने स्पीड से किया। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप देखो तो बड़ी अच्छी आपके लिए इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर थी। चौथी चीज़ आपकी फिस्कल अकाउंट था, जिसमें आप गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ाया, और दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने पैसा कहाँ से रेज करना है, टैक्सेस से करेंगे या तो फिर वो टी बिल्स के थ्रू करेंगे। अब बार बार तो वो टी बिल्स के थ्रू नहीं कर सकते, टैक्सेस से भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो रिसेंटली उन्होंने जो इतना ज़्यादा टैक्स लगाया, सैलरीड क्लास के ऊपर बर्डन तो पड़ा है, लेकिन उससे क्या हुआ है कि आपके मुल्क का जो फिस्कल अकाउंट है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, असल में आम रिटेल इन्वेस्टर को ये समझ नहीं आती कि ये इंडिकेटर्स हमने कैसे देख रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये देख रहा होता है। अब यहाँ पे अब हम कहते हैं भाई हालात अगर आपके बहुत ख़राब है, ठीक है, हमारे पास मुल्क डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है या इस तरह की सिचुएशन जा रही है, जब आपके ये इंडिकेटर्स इंप्रूव होते हैं तो एक चीज़ और इंप्रूव होती है, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। और उससे जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो एक चीज़ आपकी साइड इफेक्ट से और अच्छी आती है, दैट इज़ रेमिटेंसेस। तो अब अगर आप आजकल में देखें तो हमारे रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ रही हैं। तो ये जो 4-5 चीज़ें आपकी सारी की सारी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वाली चीज़ें, ये सारी बेहतर हो जाएं तो देन द स्टॉक मार्केट विल डेफिनेटली परफॉर्म और आपकी इकोनॉमी भी अच्छे हालात में रहेगी। रेमिटेंसेस तो इसीलिए आ रहे हैं ना कि लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जो आपका की क्रीम है मुल्क की, वो ही आपका मुल्क छोड़ के जा रही है, और ऑब्वियसली उनके डिपेंडेंट हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई इसीलिए पैसे भेजता है कि पाकिस्तान के मुल्क को ज़रूरत है रेमिटेंस की कि वो अपने एक्सटर्नल या जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करे। तो यही मेरा क्वेश्चन है कि जहाँ पे एक आम बंदा पाकिस्तान में इतना मायूस है कि शायद गवर्नेंस नहीं सही हो रही, महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए, पेट्रोल की प्राइस कहाँ पे पहुँच गई है, टैक्सेस कितने पहुँच चुके हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट हम एक बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड देखते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कंसर्न जो लोगों का यही है कि ऑन द ग्राउंड हालात इतने ख़राब हैं, जो हमें नज़र आ रहा है कि आपकी कुव्वत ख़रीद या जो सेविंग की कैपेबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो चुकी है, स्टॉक मार्केट क्यों उसके ऑपोजिट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जो ऑन ग्राउंड हालात हैं उसका लिंक क्यों नहीं है स्टॉक मार्केट से। और मे बी एक और क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब जिसको हम हालात अच्छा कह रहे थे उस वक्त स्टॉक मार्केट क्यों परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो ये दोनों ऑपोजिट क्वेश्चंस हैं जहाँ पे अभी हमें लग रहा है कि हालात ख़राब हैं ऑन द ग्राउंड, लेकिन स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, और शायद 2-3-4 साल पहले हमें लग रहा था हम नए पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो इन दोनों को अगर आप ज़रा काउंटर आपस में कंपेयर करके बताएं कि क्या सीन था। अच्छा देखिए, सिचुएशन अगर आप ओवरऑल देखें ना तो होता कंपनीज स्टॉक मार्केट में क्या है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड है। अब कंपनीज की अर्निंग्स डिफरेंट सेक्टर से आ रही होती हैं। ओवरऑल जब आप इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, बैक एंड पे इफ़ द कंपनीज अर्निंग्स आर इम्प्रूविंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर का थोड़ा सा लिंक इज़ मिसिंग विद अंडरस्टैंडिंग कि ये वाली कंपनीज जो हैं ये वाकई में उसी तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, दीज आर पार्ट ऑफ अस एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप अर्निंग्स को देखो ओवरऑल, कंपनीज अगर रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, उसी सेम इकॉनमी के अंदर हैं, तो इकॉनमी के हालात बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हैं, ठीक है। आपके जो इंडिकेटर्स पिछले अरसे से थोड़ा सा ख़राब हुए थे, उसमें बैक एंड से भाई ये इन्होंने शटर डाउन तो नहीं कर दिया था ना, कंपनीज ने अपना बिजनेस बंद तो नहीं कर दिया था, काम वो तब भी कर रही थी। और जब काम कर रहे हैं तो ये आपको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि आप भी बिजनेस बंद करके नहीं बैठे हुए थे, ठीक है ना।
जैसे ही थोड़े से हल्के से बेहतर इंडिकेटर्स हुए तो इनकी अर्निंग्स और ज़्यादा शूट कर गई। और यही समझने वाली बात है कि अगर आपको लॉजिकली समझ आ जाए कि ओवरऑल आप किस तरीके से सेक्टर्स को देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जब आपकी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही थी -5% या -10% था, तो आपका जो पावर सेक्टर था दैट वाज ऑन एवरेज वाज परफॉर्मिंग +60%। क्यों कर रहा था 60%? अब देखें 60% इज़ अ ह्यूज नंबर। सिंपल लॉजिक ये थी कि अगर आपके मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़े तो इलेक्ट्रिसिटी तो बेचने वाली कोई कंपनीज है, ऐसे ही है ना। ऑयल का रेट अगर कोई बढ़ रहा है तो ऑयल बेचने वाली भी कुछ कंपनीज हैं, तो उनके रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, उनके प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर था, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा तो बैंक्स भी जाहिर सी बात है परफॉर्म करेंगे। बैंक्स क्या करते हैं, उनका बिजनेस सिंपल है कि भाई आपका जितना ज़्यादा इंटरेस्ट है उतना ही वो ज़्यादा उतने ही परसेंटेज पे आपको लोन देंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा, हमारी मुल्क के अंदर करंट अकाउंट जो बहुत ज़्यादा है, तो करंट अकाउंट में आपसे 0% पे पैसे लेके दे आर जस्ट मेकिंग मनी ऑन 20% के टी बिल्स। गवर्नमेंट को पैसा दिया, टी बिल्स के ऊपर 20% अपने पास रखा, और जो उनका कंज्यूमर है वो उसको 0% का रिटर्न दिया। ये तो बेहतरीन मॉडल है कि आप बगैर पैसों के जो है बड़े अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करें। और इसी वजह से आप देखो कि 2-3 सालों में बैंक्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, और ऑयल सेक्टर ने बेहतरीन परफॉर्म किया, आपके जो ये पावर सेक्टर उसने बेहतरीन परफॉर्म किया। और जैसे ही थोड़े से इंडिकेटर्स जो हम अभी बात कर रहे थे, जैसे ही वो चेंज हुए तो पूरा इकोनॉमी शिफ्ट हुई टूवर्ड्स सिक्लिकल सेक्टर्स। ऑटो सेक्टर परफॉर्म हुआ। अब ऑटो सेक्टर में सासगर इज़ वन कंपनी जिसके अंदर हेवल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ पे आप देखें कि ओवरऑल हम ये बात करते हैं कि इकोनॉमी के हालात बुरे हैं, तो भाई गाड़ियाँ कैसे बिक गई, हेवल की सेल्स कैसे हो गई इतनी ज़्यादा। जब इतनी ज़्यादा सेल हुई तो आपको पता है कि शेयर की प्राइस आपने भी देखा था 50 रुपीज़ का शेयर था, और अब इस टाइम पे वो 1100 रुपये का शेयर है एक साल के अंदर। सो इससे बेहतरीन और क्या एग्जांपल हो सकती है कि अगर आप ओवरऑल देखें ना, आपको यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कि अब ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें फार्मास्यूटिकल के अंदर, हमने आज से 6 महीने पहले भी एक सेशन किया था मैंने स्टूडेंट्स के साथ, और मैंने एक बात की कि यार ओवरऑल इकॉनमी जो हालात जो भी चल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी, फार्मास्यूटिकल्स पिछले कई सालों से पूरा सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया कि भाई हमने ओवरऑल डीरेगुलेशन करनी है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। तो फार्मास्यूटिकल के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि जी आप हमारी जो हम प्राइस आपको बताएंगे आप उसी मार्जिन के ऊपर मेंटेन करके प्राइसेस रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेसेस कर रहे हैं, पीछे से कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो वो किसी तरीके से वो कहेंगे गवर्नमेंट को जी आप प्राइसेस हमारे हमें वारा नहीं खा रहा या हम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, तो इसको थोड़ा सा आप अपने एंड पे भी देखें। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि दे आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है। एक एसेंशियल ड्रग्स होते हैं और एक नॉन एसेंशियल ड्रग्स होते हैं। तो हम क्या करें कि नॉन एसेंशियल ड्रग्स जो है उसके ऊपर अपनी रेगुलेशन को हटा देते हैं। अब जैसे ही उन्होंने वो डिसीजन बनाया तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो फार्मास्यूटिकल है उनके ऊपर एक ऑप्शन आ गई कि वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ करें। पूरी इकॉनमी हम कहते हैं भाई डिप्रेस्ड है भाई इकॉनमी, स्टॉक मार्केट परफॉर्म तो कर रही है, लेकिन एक सेक्टर ऐसा था जिसमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, और वहाँ से आपने देखा कि पिछले 6 महीने के अंदर जो है कई स्टॉक्स ने 100% का रिटर्न दे चुकी है। ये 6 महीनों की बात कर रहे हैं जब आपके स्टॉक मार्केट तकरीबन 30-40% गई है, लेकिन अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट एवरीवेयर। और आई थिंक एक चीज़ जो हमें समझना चाहिए कि गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि अगर उसको एक चीज़ 100 रुपये की पड़ रही है तो आवाम को वो 40 रुपये की दे दे, 60 रुपये अपनी जेब से निकाल ले। गवर्नमेंट का काम आई थिंक गवर्नेंस है कि आपने प्रोसेसेस वगैरह ऐसे इन प्लेस करने हैं कि जहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर को एनवायरनमेंट मिले कि वो फ्लरिश कर सके, ग्रो कर सके। ना कि अब तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे PIA का मसला भी आप देख लें, दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई हैं जी कि ये PIA अगर कोई नहीं ले रहा तो ये हाथी जो है ना, सफ़ेद हाथी हम लेते हैं और हम इसको अपना नाम दे देंगे। आई थिंक APK की गवर्नमेंट थी, खैर पंजाब वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। तो एक नेशनल लेवल की एयरलाइन जिससे जो कि गवर्नमेंट खुद नहीं संभाल सकी, वो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई है मैदान में कि भाई हम इसको संभालते हैं क्योंकि हम कर लेंगे। तो जहाँ पे आपके गवर्नमेंट के जो अपने जो डायरेक्शन है ना, आप तो मेरे ख्याल में एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि पहले डॉलर मिलना बड़े आसान होते थे कि हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी होती थी कि हम अफ़गानिस्तान में की प्लेयर थे, तो उस वजह से मे बी US को हमारी सपोर्ट चाहिए थी। अब क्योंकि US वाले निकल चुके हैं अफगानिस्तान से, अब कोई ऐसी चीज़ तो रहती नहीं है जिस पे आपका की इन्फ्लुएंस हो, जियो पॉलिटिकली आपका इतना इम्पैक्ट नहीं है।
तो हमें ये भी देखा कि हमें डॉलर लेने में काफ़ी मसला हुआ, और ये मेरे ख्याल में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे लिए कि अब हमें समझ आ गई कि भाई अपने पाँव पे खड़ा होना है, डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन एड और ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और जो इम्पैक्ट एज ए पब्लिक जो हमें लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ गई, सब बढ़ गई, उसका एक मेन रीज़न ये भी था कि जो 100 रुपये की चीज़ पहले 40 रुपये की देते थे, 60 रुपये अपने ही उसे कर देते। अब इतना ख़जाना वीक हो चुका है कि आपके पास वो सब्सिडी देने की गुंजाइश ही नहीं रही। ठीक है, आप 100 रुपये की चीज़ पड़ी है तो 100 रुपये की कॉस्ट पड़ी है हमें, आप एज ए एंड कंज्यूमर। और जो एक नज़ला गिला है सारी आवाम के ऊपर कि ना सिर्फ कि उन्होंने इतना ज़्यादा कर्ज़ा गवर्नमेंट ने ले लिया कि कर्ज़ा पूरा करने के लिए आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी है, ऑन टॉप ऑफ इट आपके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगा दिए हैं। जहाँ पे आप शायद 3 साल पहले अगर 100,000 ले रहे थे तो आपकी टेक होम सैलरी ज़्यादा थी, अब अगर आप 100,000 ले रहे हैं तो टेक होम सैलरी कम है। इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी है, महंगाई भी बढ़ चुकी है, टैक्स भी बढ़ चुका है, तो आपके जो एक आम तबका था उसके हालात नीचे जा रहे हैं। और शायद यही रीज़न है कि सारे बंदे बैग पैक कर रहे हैं और मुल्क से बाहर जा रहे हैं, डॉलर में कमा रहे हैं, टैक्स भी कोई नहीं देना, रेमिटेंस पे आप ऐसे ही 0% टैक्स क्लेम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने सही समराइज़ किया पूरे मुल्क के। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा इसी हालात के ऊपर ना हम पोटेंशियल देखते हैं कि क्या ये जो 93-94,000 के ऊपर जो हम बैठे हुए हैं, तो इस कैन वी से इट के यार ये बस जो लेग थी जो बुलिश का था यहीं तक है, हम इसको नीचे देख सकते हैं, या अभी भी आपको इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि ऊपर कितना जा सकता है ये? देखिए, पोटेंशियल तो इसमें बहुत ज़्यादा है। ये तो मैंने अभी शुरू में भी मेंशन किया कि अगर आप एवरेज प्राइस अर्निंग्स पे भी जाएंगे तब भी आपका 140-150 तक ये मार्केट बड़े आराम से जा सकती है। देखिए, आप लॉजिकली समझें। अब लॉजिकली बेसिकली क्या है कि एक आपको ना फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ना एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। रिचर्ड ब्रांसन, जैसे पीआई की आपने एग्जांपल ली, तो मुझे एक इसका आई थॉट कि मैं थोड़ी सी एग्जांपल बताऊँ आपको। रिचर्ड ब्रांसन ने वर्जिन अटलांटिक अपनी एयरलाइन स्टार्ट की थी। ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। उसने स्टार्ट किया था कि एक इसकी फ़्लाइट मिस हो गई थी और इसने सोचा कि यार फ़्लाइट मेरी मिस हो गई तो ये तो लोगों के लिए बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मैं अगर अपनी कंपनी अगर लॉन्च करूं तो मैं कैसे लॉन्च करूंगा। उसने सोचा कि यार ये जो बड़े प्लेन्स हैं जैसे बोइंग 747 जो था, वो क्या करते थे कि डिफरेंट अपनी कंट्रीज़ में ना उनके एक एक क्लाइंट होता था, तो उनको वो जहाज़ सेल करते थे। ठीक है, अब एक जहाज़ जो था वो बोइंग 747 एक ग्राउंडेड था, यानी कि वो यूज़ नहीं हो रहा था। और रिचर्ड ब्रांसन ने सोचा है कि यार मैं ये काम करता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई आपका एक प्लेन जो है वो फारिग बैठा हुआ है, तो मैं तुमसे लीज़ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब लीज़ पे मैं लूँगा ना, तो उससे क्या होगा कि एयरलाइन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पेमेंट जो है ना एडवांस में ले लेते हैं। आपने देखा ना, जब भी आपने कभी जाना कहीं हो तो आप कम से कम 1 महीना पहले या 2 महीने पहले भी आप टिकट्स को परचेज़ कर रहे होते हैं, और उसके बाद आपके पास क्या होता है, कैश एक्सेस आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि बोइंग 747 को कॉल की और उनसे कहा कि भाई आपका जो जहाज़ ये खड़ा हुआ है ना, इसको ना मैं लीज़ पे ले लेता हूँ। उन्होंने कहा भाई आपका दिमाग ख़राब है, हम ऐसा काम नहीं करते, आप जो है ना हमारा एक क्लाइंट हर मुल्क में एक ही है, तो आप ये काम ना करें। उन्होंने कन्विंस किया कि भाई आप जहाज़ तो फारिग पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट एक महीने या 2 महीने के लिए तो काम नहीं आएगा, तो यार मैं परचेज़ नहीं कर रहा आपसे, आप जो है ना मुझे लीज़ पे दे दो। तो उन्होंने जो भी अमाउंट थी $200,000 पे, उस पर लीज़ पे उनको रिचर्ड ब्रांसन को दे दिया। अब एडवांस पेमेंट आ रही है आपको, ठीक है, एडवांस पेमेंट में आपने सिर्फ लीज़ देनी है, ठीक है, और पेट्रोल का जो खर्चा है वो भी क्या है, कब है कि जब आपका प्लेन यूज़ होएगा। तो ओवरऑल अब आप देखें कि एक बिजनेस माइंड ऐसा उन्होंने जनरेट किया, विदाउट एनी पैसे उन्होंने एक अपनी एयरलाइन खड़ी कर दी। और सिंपल क्या है कि एक लॉजिक समझ आई कि कैश कन्वर्जन साइकिल हम रेशो एक यूज़ करते हैं कि एडवांस में पेमेंट ली क्लाइंट से, ठीक है, फिर आपने इन्वेंट्री जो भी यूज़ की और उसके बाद जो है आपने जो अपने जो वेंडर्स होते हैं उसको पेमेंट कर दी, ठीक है। अब ये सिंपल लॉजिक है बिजनेस वाइज। यही चीज़ अगर आप पाकिस्तान में कुछ एग्जांपल्स को देखें, जैसे इंडस मोटर के हमने देखा, ओवरऑल इसने बहुत बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। गाड़ियाँ तो बिक नहीं रही थी उतनी इंडस मोटर की, साजगर की अच्छी बिक रही थी, लेकिन इंडस मोटर की नहीं बिक रही थी। बैक एंड से अगर आप लॉजिकली सिर्फ एक चीज़ को देखें, ये पूरी इंडस्ट्री क्या कर रही है, ये एडवांस में पेमेंट लेती है, ठीक है। अगर तो इनकी कैश बैलेंस शीट जो है बड़ी बेहतरीन है, तो क्या करेंगे, वो सारा पैसा उठा के टी बिल्स के अंदर या किसी स्टॉक मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल देते हैं। और जब इनको पता है कि भाई जब हमारी गाड़ियों की सेल बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ती कब है कि जब आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे आते हैं, तभी लोग क्या करते हैं ना, फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं, बैंक से जो है कर्जा लेते हैं, फिर गाड़ियाँ जो है वो बिकना शुरू होती हैं। तो इनको भी पता होता है कि ये टाइम आएगा तो हमारी गाड़ियाँ बिकेंगी। तो
तो वो क्या करेंगे, जो एक्सेस पैसा पड़ा हुआ था इनका 2-3 साल से, वो बैंक्स में इनके लिए प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या स्टॉक मार्केट से पैसा जनरेट कर रहा है। और जब हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो क्या होगा कि वही पैसा उठा के अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगाया और उनका स्टॉक्स परफॉर्म किया। तो यही वजह थी जैसे इंडस मोटर ने बहुत ये KSE 100 को बीट किया उसने 1 साल के अंदर। सिंपल लॉजिक, अभी सेल्स नहीं बढ़ी, लेकिन अब आप रिसेंटली देखें जो नंबर्स आए आपके ऑटो इंडस्ट्री के, तो क्या हो रहा है कि आपकी हर कंपनी के तकरीबन ओवरऑल जो है बड़े ज़बरदस्त नंबर्स आए हैं, गाड़ियाँ बिकने शुरू हुई हैं। और सिंपल क्या हुआ है कि आपकी इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हुई, हालात थोड़े से बेहतर हुए, इंटरेस्ट वगैरह नीचे आए और उसका इम्पैक्ट कुछ सेक्टर्स पे आया। अब कहने की बात यह है कि आपने लॉजिकली समझना है कि भाई आपने बिजनेस को कैसे देखना है। हम तो अपनी यहाँ पर ट्रेनिंग्स कराते हैं ना कि आपको हम इतना प्रोफेशनल बना देते हैं कि आप 5 मिनट के अंदर भी एक कंपनी को एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप बिजनेस करें, जॉब करें, ये आपके लिए हम आपको ट्रेन इस तरह से करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखने का मकसद ये है, हर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के 35 सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको ऐसी कंपनीज भी मिलेंगी, ऐसे सेक्टर्स भी मिलेंगे जो कि आने वाले वक्त के अंदर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। एंड दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। अगर आप लेट हो गए हैं, अभी 93,000 में मार्केट चलेगी, हम 1 साल से तो कह रहे थे कि आप मार्केट में परफॉर्म करें, लेट भी हो गए, दिस इज़ नॉट लेट। ठीक है, अभी भी बहुत सेक्टर्स में पोटेंशियल है और इंशाल्लाह आप देखोगे कि इकॉनमी काफ़ी बेहतर रहेगी और हमारे सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे। और ये जो हमने अभी बात की थी सेक्टर के अंदर, और आई थिंक जो एक लोग कंफ्यूज कर देते हैं ना, क्योंकि हर वक्त देख रहे होते हैं इंडेक्स 40,000 पे है, इंडेक्स 45,000 पे है, फिर इंडेक्स 50 पे हो गया और इंडेक्स, और अगर आप इंडेक्स की कंपोजिशन और उसमें पॉइंट कंट्रीब्यूशन देखें ना, तो शायद 12 कंपनीज़ हैं जो चली हैं जिसकी वजह से इंडेक्स यहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा होगा। तो आई थिंक यहाँ पे लोगों को ये समझना चाहिए कि इंडेक्स चलता कैसे। आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू इंडेक्स के ऊपर, तो वो मैं कहीं पर कर दूँगा ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए कि इनकी कंपोजिशन क्या है और ये वेटेज इसके ऊपर काम कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो हम देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्लिक की बात करें, सिक्लिक सेक्टर की जो हम बात करें, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है जो आई थिंक सब लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि अभी सिर्फ इंटरेस्ट रेट नीचे गए हैं। ठीक है, सो हाउ डज दिस मेक, अभी ये मैं नहीं कह रहा कि इंडस मोटर की भी गाड़ियों की प्राइसेस नीचे आ गई हैं, तो कि थोड़ी डिस्काउंट सब दे रहे हैं, लेकिन ये ऑल ऑफ ए सडन डिमांड कैसे बढ़ जाती है ना, इसका को रिलेशन क्या आपस में, ये कहाँ से पैसा फिर निकल के आता है जो कि चीज़ें बाय करने स्टार्ट हो जाता है। अच्छा देखें, ये इसके लिए थोड़ा सा इकोनॉमी साइकिल मैं काफ़ी हद तक पहले भी इसको बहुत डिटेल में कई वीडियोस में बता चुका हूँ, तो इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, इकोनॉमी साइकिल में क्या होता है कि ओवरऑल अगर आप एक साइकिल के एक पार्ट पे हैं जहाँ पे आपके हालात लेट्स सपोज बहुत बेहतर हैं, अब जब आपके हालात बेहतर होंगे तो आपकी क्या होगी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ आपकी जो है प्रोडक्शन होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयज़ के पास पैसा आएगा। ठीक है, अब पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, जाके लग्जरी आइटम्स के ऊपर भी खर्चे करेंगे, घर बनाएंगे, बाइक्स खरीदेंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे। उससे क्या होगा, डिमांड आपके क्रिएट होती है। अब जब डिमांड आपके पास क्रिएट होगी तो डिमांड क्या करती है, प्राइसेस को इंक्रीज करना शुरू कर देती है। तो प्राइसेस लोग फिर इंक्रीज करेंगे, जब इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेशन के भी बढ़ती है। जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं तो वो क्या हो रहा होता है कि आपकी महंगाई बढ़ी होती है ना साथ साथ। अब जब आपकी महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा कि एक सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर के क्या कर रहे होते हैं कि वो एक टारगेट को देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान का लेट्स सपोज टारगेट है 5 to 7% और आपके जो यूएसए का टारगेट है दैट इज़ अराउंड 2%। ठीक है, तो जब आपका टारगेट जो है वो अचीव हो रहा है और आपकी ग्रोथ चल रही है फिर तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, आप सेंट्रल बैंक आके उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगी। जब आपकी महंगाई बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर 40% तक भी महंगाई चली गई थी, तो वो ये देख रहे हैं यार इसका इम्पैक्ट ना गरीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि अमीर तो अमीर होता जाएगा भाई, उसकी प्रोडक्ट तो महंगी होती जा रही है, वो तो पैसे बना रहा है, लेकिन गरीब जो है ना ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दरमियान में। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है कि उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आती है। अब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को ऊपर करेगी ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो डिस्करेज हो और अपनी प्राइसेस को नीचे करें या अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा स्लो डाउन करें, क्योंकि कई सालों से उन्होंने अच्छी खासी प्रोडक्शन की हुई है। और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ओवरऑल ठीक है, हमने 2-3 साल अच्छा पैसा बनाया है, अब इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, हमें भी लग रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, तो हम अपने आप को थोड़ा सा रोकते हैं। जब वो अपने आप को थोड़ा सा रोकेंगे तो क्या होगा कि आपकी इन्फ्लेशन जो इतनी तेज़ी से ऊपर गई होगी वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी, और जब नीचे आती है तो फिर आप एक पॉइंट पे अगेन आ जाओगे जहाँ पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जाहिर सी बात है स्लो हो जाएगी। उसको तेज़ करने के लिए क्या सेंट्रल बैंक करेगी,
फिर से इंटरेस्ट रेट को नीचे करेगी। तो अब आपका जो पैसा सारा वो कहाँ पे था, जो मैन्युफैक्चरर्स देख रहे थे कि भाई ये पैसा हमने प्रोडक्शन पे जो लगाना था वो उन्होंने उठा के क्या किया, सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया, या उन्होंने क्या किया कि टी बिल्स में डाल दिया, या उन्होंने लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। तो पैसा तो मार्केट में है, क्योंकि मनी सर्कुलेशन अगर आप पिछले 10 सालों में देखें वो 3 से 4 गुना पाकिस्तान की बढ़ चुकी है, जो सेंट्रल बैंक्स पैसे छापती है हमारे। तो उसका मतलब पैसा तो आपका रिवाइव कर रहा है, चल रहा है मार्केट में, लेकिन एक जगह पे पार्क है, ठीक है। लेकिन जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे ही बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट नीचे करने से, तो वही पैसा जब क्या होगा, जो पार्क होगा वो वापस आएगा, मार्केट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करेगा, और उससे क्या होगा, फिर से आप देखोगे कि गाड़ियों की सेलें बढ़ेंगी, सीमेंट्स की भी सेलें बढ़ेंगी, लोग थोड़ा सा रियल घर बनाने की तरफ आएंगे। हाँ, ये वो एक अलग डिबेट है कि रियल एस्टेट जो है वो नहीं परफॉर्म अगर कर रही तो वो टैक्सेस की वजह से नहीं परफॉर्म करी है, गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है उसकी वजह से नहीं करी, लेकिन फिर भी घर जिन्होंने घर बनाना वो तो बनाएंगे ना। तो ओवरऑल जब आप उनके बिजनेस चलेंगे तो वो वहीं से पैसा निकाल के घर तो बनाएंगे। तो यही चीज़ है कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप समझ जाओ कि ये दिस इज अ साइकिल, अगर सही हो जाए तो फिर आपके सारे सेक्टर्स उसी तरीके से परफॉर्म भी करें। अगर इसका हम रिवर्स करें कि अभी तो हमें लग रहा है इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, जब ऊपर जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट पे? तो उसका इम्पैक्ट यही होता है कि जब आपके इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू होते हैं तो शुरू में तो आपकी स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपके इंटरेस्ट रेट थोड़े से ज़्यादा मजीद ऊपर चले गए, और मैं ये कहता हूँ कि यार आप जो मैं कोर्स में सिखाता हूँ कि एक एवरेज देख लो यार, ओवरऑल 20-25 सालों के अंदर आपकी इंटरेस्ट रेट की कितनी रही है। अगर वो एवरेज से भी रेट इस टाइम ऊपर चला गया ना, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत पैसा वहां से निकाल लो और मनी मार्केट में डाल लो। देखो मनी मार्केट के अंदर अगर आप लेट्स सपोज आपको 15% या 20% का रिटर्न मिल रहा है विदाउट एनी रिस्क, ठीक है, रिस्क तो सिर्फ ये है ना कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाए, तो उसका चांस बहुत कम है, बहुत कम होता है। तो अगर वहाँ पे आपको पैसा अच्छा मिल रहा है तो क्या होगा कि आपकी स्टॉक मार्केट थोड़ी देर के लिए परफॉर्म नहीं करेगी। ये जो लॉजिक है ना, ये समझना लोगों को समझ नहीं आती। यही वजह थी आपके 2022-23 के अंदर अर्निंग्स तो बढ़ रही थी कंपनीज की, लेकिन स्टॉक मार्केट क्यों नहीं परफॉर्म करी थी? क्योंकि सारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा मनी मार्केट में अवेलेबल था, ठीक है। वहां से शिफ्ट होना था आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जैसे ही आपके इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए, पैसा वहां पर शिफ्ट हुआ और मार्केट ने हिस्ट्री बनाई, रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं बताता चलूँ, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि कितना पोटेंशियल है। आपने भी कई वीडियोस में ये बताया कि ओवरऑल जो आपने 2017 के पीरियड के अंदर अगर देखा जाए तो जितना टोटल पैसा था म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो 50% पार्क्ड था इन इक्विटीज़ एंड 50% वाज पार्क्ड इन मनी मार्केट। आज के दिन में स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन टोटल पैसा अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स का सिर्फ अभी 10% स्टॉक मार्केट में है, 90% अभी म्यूचुअल फंड्स में ही है। तो जैसे हालात थोड़े से बेहतर और मजीद भी होंगे तो वही पैसा 10% बढ़ के 50% भी जा सकता है, और वो अगर जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट कहाँ पे जा सकता है। और बाय द वे वो जब की बात करें ना 50% स्टॉक मार्केट होता, तब 800 बिलियन रुपया इन्वेस्टेड था म्यूचुअल फंड में 2008 में। आज के दिन पे 2 ट्रिलियन रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, और 2 ट्रिलियन का 10% या 11% का मतलब है कि 200 बिलियन रुपया अभी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड है, या 300 बिलियन लगा दे, अभी रिसेंटली भी बाइंग हुई है। तो अगर मैं 50% पे ले जाऊँ तो वो 1 ट्रिलियन बनता है, यानी 5 गुना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कि मैं नहीं कह रहा कि 5 गुना ज़्यादा पे जाएगा, लेकिन अगर पोटेंशियली उधर तक ही है तो अभी स्टॉक मार्केट 93,000 के ऊपर है। तो अगर ये म्यूचुअल फंड बाय करता है, और बाय द वे लास्ट मंथ के ऊपर काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग हुई थी, क्योंकि वो इंडेक्स बेस कोई एमर्जिंग मार्केट ये इंडेक्स के उसके ऊपर कुछ हो रहा था, और सारी की सारी जो सेलिंग थी फॉरेन की वो म्यूचुअल फंड ने एब्जॉर्ब की। आई थिंक $60 मिलियन की जो आया था फिपीलिपी के डाटा से, $60 मिलियन आपके म्यूचुअल फंड ने बाय किए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो मंथ ऑफ अक्टूबर में मेन बायर था वो म्यूचुअल फंड ही था। सो दिस इज़ गिविंग अस द इंडिकेटर कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाने पे तो ये एक शिफ्ट आ रहा है आपके म्यूचुअल फंड के हायर लो रिस्क से हाई रिस्क के ऊपर। अच्छा, मैं अगर इसके ऊपर ही स्ट्रैटेजी एक डिवाइस करूँ, और मैं आपसे अभी मेरे जहन में आई थी कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ 93,000 के ऊपर और मैं देख रहा हूँ कि 22% से 21, 20 और 15% पे इंटरेस्ट रेट आ गया है, तो डिक्लाइनिंग का मतलब है कि स्टॉक मार्केट इसी तरह ऊपर जा रही है। तो मैं तब तक इन्वेस्टेड रहूँगा जब तक जो नेक्स्ट स्टेट बैंक की पॉलिसी आएगी वो डिक्लाइन पे ही होगी। डिक्लाइन पे ही है तो मैं फुली इन्वेस्टेड हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर। और मेरा पहला ट्रिगर क्या होगा कि जिस वक्त मैं सोचूंगा कि यार नहीं, आप मुझे स्टॉक मार्केट की जगह थोड़ा अपना एसेट क्लासेस को रीबैलेंस करना चाहिए, वो मैं तब करूँगा जिस वक्त तक ब्रेक लगेगी, कंसोलिडेट होगा, मे बी
थोड़े से वो जो इकोनॉमिक साइकिल की हम बात कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि स्टेट बैंक कहेगा नहीं यार पिछली दफ़ा फॉर एग्जांपल 10% था तो इस वक्त हम 11 करते हैं। जो पहला जंप आएगा ना इंटरेस्ट रेट का, तो वो मेरा शायद एक होगा कि शायद इंडेक्स का अब हमें लगता है कि ये टॉप है या कुछ है, और अब हम ना इसकी जगह हम दूसरे एसेट क्लासेस में देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ये स्ट्रैटेजी क्या ठीक है? वैसे नहीं, स्ट्रैटेजी आप ये थोड़ा सा आप कर सकते हो, ओवरऑल दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, लेकिन आपको और भी चीज़ें देखनी है कि एक तो चलो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो बढ़ाया क्यों है, या तो ये नहीं है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन महंगाई जो है वो एक आध जंप थोड़ा सा उसने ज़्यादा ले लिया तो इंटरेस्ट रेट उसकी वजह से बढ़ाएंगे, ठीक है। आपको ये देखना है कि सेंट्रल बैंक आपकी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे सेंट्रल बैंक जब भी मॉनेटरी पॉलिसी देता है तो वह आने वाले वक्त के अंदर भी जो हालात चल रहे होंगे उसको थोड़ा सा बताएगा कि हमें क्या लग रहा है, कि अगर तो उनको ये लग रहा है कि भाई इन्फ्लेशन जो है महंगाई वो बढ़ेगी फिर तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनको ये लग रहा है कि भाई इन्फ्लेशन थोड़े अरसे के लिए थोड़ी ऊपर रहेगी तो इस वजह से हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, फिर इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन अगर नीचे आएगी तो देन इंटरेस्ट रेट वाली जो चीज़ है वो इतनी सारी इम्पैक्ट ना करे स्टॉक मार्केट के ऊपर। अगर जो पहली बारी मैंने बात की कि इन्फ्लेशन अगर ऊपर जाएगी तो फिर इम्पैक्ट ज़्यादा कर सकती है। तो ये स्ट्रैटेजी आप जो बता रहे हैं दैट इज़ एप्लीकेबल, बट यू हैव टू कीप इन माइंड इन्फ्लेशन एज वेल। चले, मैं वो तो आपकी है ना, मैं तो बिल्कुल सिंपल अल्फाज में, क्योंकि आम लोगों को समझ आए कि हम क्या बातें कर रहे हैं, कि जब जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है आपने इस पे नहीं रह रहा है, इंडेक्स का क्या पॉइंट है। अभी भी CPI की जो फिगर्स हैं इन्फ्लेशन की नेगेटिव साइड के ऊपर हैं, यानी कि काफ़ी कम हो रही है, और अभी भी पोटेंशियल है कि अगले 2-3 जो स्टेट बैंक की होगी उसमें वो फर्दर इंटरेस्ट रेट को डाउन करेंगे। अगर ये कल को सिंगल डिजिट पे आ गया सो आप समझ लें कि इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, वो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे उस वक्त होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, फूड इन्फ्लेशन इस टाइम नेगेटिव पे आ गई हुई है, लेकिन आपके जो CPI का नंबर है दैट इज़ नाउ इन द जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो टारगेट रेंज है 5 to 7% में वहाँ तक आ चुका है। हाँ जी, और वो 5 to 7 का मतलब है कि वो वहाँ पर है, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी रेट अभी हमने दिया है वो 15% के, इससे 100% ऊपर है। सो ये एक फर्दर इंडिकेशन है कि अभी फर्दर आपकी इंटरेस्ट रेट नीचे जाने में काफ़ी कुशन अवेलेबल है और जा भी सकता है। बिल्कुल। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अब जो मूवमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड की इधर आना और इस पर जाना वो कर रहे हैं। चलें सर, ये तो हो गया, आई होप लोगों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। अभी तो मैं एक चीज़ का बड़ा क्रेडिट आपको देना चाहूँगा, जिस तरीके से आप और फराज द बुल्स एंड पियर्स शो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में दिस स्टैंड आउट इन दी पाकिस्तानी होल इंडस्ट्री। अगर आप लोग वो शो फॉलो नहीं कर रहे हैं, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपने वो शो फॉलो करना है। उस शो फॉलो करने से आपने 8 से 9 की खबरों पे कम फोकस करना है, सिर्फ इस शो को देखना है कि जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर किया हुआ है वो क्यों मुल्क में स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, आपको सिर्फ उस शो के अंदर रहकर भी समझ आ सकती है। अभी तक आप अपना फीडबैक बताएं कि व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग एंड कहाँ पे, अभी तो खैर 9-10 एपिसोड हुए हैं, इट्स टू अर्ली टू डिसाइड, बट व्हाट इज़ द फीडबैक यू आर गेटिंग रिलेटेड टू द शो। मैं तो वैसे दे रहा हूँ 90%, मैंने तो कभी भी इस तरह की वीडियो के नीचे शायद 95% प्लस लोगों का पॉजिटिव फीडबैक है एंड दे आर अप्रिशिएटिंग द सॉर्ट ऑफ कंटेंट यू गाइस आर जनरेटिंग। अच्छा लाइक भाई, इसमें मैं यहाँ पे ना बहुत बड़ा क्रेडिट तो आपको दूंगा। ओवरऑल जो आपने बड़ा पुश किया कि यार मार भाई आप और फराज भाई मिल के हमें एक शो करना चाहिए। हमें पता है कि आप एक साल से लगे हुए थे यार ये वाला शो जो है ना इस तरह से हमें स्टार्ट करना चाहिए। अब प्रॉब्लम हमारे एंड पे क्या आ रही थी कि हमने अपने सेशंस भी करने होते थे, फिर बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी थी, तो टाइम मेरा और फराज का आपस में कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था। सो फिर भी बड़ी मुश्किल से कोऑर्डिनेशन भी हुई। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ को समझें, देखें आप अपने बैकएंड से क्या आ रहा है कि आप 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो फ्रॉम योर IT एक्सपीरियंस, ठीक है। फराज जो है वो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। मैं 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, एक अपना फैमिली बिजनेस भी रन किया, तो मुझे बिजनेस सेटअप का भी पता है, और स्टॉक मार्केट से भी मैं तकरीबन 10-12 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल क्या है कि 30 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है आप ये समझो कि सारा हमने लगाया है बुल्स एंड बियर्स के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बैक एंड पे क्या हो रहा होता है कि हम ठीक ठाक, फराज भी अपने एंड पे स्टॉक की सिलेक्शन कर रहा होता है, मैं बैक एंड पे उन कंपनीज को देख रहा होता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर कैसी वो परफॉर्म करेंगी। या आपने आई डोंट नो कि आपने देखा है पिछले 10 जो एपिसोड हुए हैं, ऑन एवरेज मैं आपको बताऊँ जो स्टॉक हम सिलेक्शन कर रहे हैं ऑफ द स्टॉक्स, कम अज़ कम 5 to 10% के जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो वीकली हो जाती है। दिस इज़ एक्सेप्शनल। आप कहाँ पे बात कर रहे हैं कि यार 20% साल का पाकिस्तान मार्केट परफॉर्म कर रही है, और ये जो हमारी स्टॉक पिक्स आ जाती हैं वो 5 to 10% का परफॉर्मेंस है। अब ये क्या है कि एक्सपीरियंस साथ
साथ में जो हम स्टॉक पिकिंग्स बता देते हैं, और तीसरी चीज़ ये भी कहेंगे कि अल्लाह की तरफ से भी एक मदद है कि वो परफॉर्म भी कर जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका फीडबैक इट्स आउटस्टैंडिंग, बंदा हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, यार मैं आपको ना एक तो इसका इम्पैक्ट समझाने का, द रीज़न आई बेसिकली वांटेड दिस शो कि मैं क्यों चाहता था, ठीक है। हम बहुत एक क्लोज इन्वायरमेंट में काम करते हैं, आप भी हैं, मे बी शायद आप अब थोड़ा प्रोमिनेंट थोड़े उसमें आ रहे हैं। मुझे ना यूट्यूब का इम्पैक्ट समझ आया, जहाँ पे हमने मासेस को रीच आउट करना था, मासेस की भले की बात करनी थी, हमें बहुत बड़ा क्रिटिकल फीडबैक ये आता था। अब जब आते हैं ट्रेनिंग की बात करते हैं, जब आप आते हैं ट्रेनिंग की बात करते हैं, सो मैंने उस फीडबैक के लिए ये नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप फंडामेंटली और टेक्निकली को जब मिलाकर एक इम्पैक्ट देखते हो तो उसका इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त होता है। अब प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि इतनी ज़्यादा नॉइज़ है पॉलिटिकली और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और फिर ऊपर से स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता अकाउंट ओपन करें या कुछ करें कि अभी नीचे गिरेगा, अभी नीचे गिरेगा। तो लॉजिकली ना आपने जिस तरह स्ट्रक्चर किया हुआ है, क्या फंडामेंटली पहले बताते हो, फिर टेक्निकली फराज उसको कॉम्प्लीमेंट करके बताता। और मेरे जहन में ये हमेशा से था कि आप दोनों का जो पार्टनरशिप है ना इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग, वाकई वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। और मैं शायद काफ़ी दफ़ा पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि टेक्निकल्स को और फंडामेंटल्स का जो आप मिला लेते हो ना, एक विनिंग कॉम्बिनेशन और एक ऐसा किलर कॉम्बिनेशन बनता है कि जो इम्पैक्ट है ना उसका हम बयान नहीं कर सकते। एक अच्छे टाइम पे एग्जिट करना, एक अच्छे टाइम पे होना, मे बी जितनी की हम ट्रेनिंग आपको ऑफर कर रहे हैं उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू है। अब ट्रेनिंग के ऊपर जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म है ना, मैं अभी खुद ही क्वेश्चन करके इसका आंसर ले लेता हूँ कि वो लोग कहते हैं जी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। एक्सपेंसिव की भी डेफिनेशन अगर हम देखें ना, एक्सपेंसिव की डेफिनेशन क्या है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने ली और उससे आपको कोई वैल्यू ड्राइव ना हुई, ठीक है, वो एक्सपेंसिव मेरे ख्याल में है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपके पास $1 मिलियन पड़ा हुआ है और आपके पास ये शऊर ही नहीं है कि आपने इस $1 मिलियन से क्या करना है, और एक होता है ना कि पता होना और ना करना, एक होता है कि पता ही नहीं है कि इस मिलियन से मैं कितने पैसे बना सकता हूँ, और जो पता नहीं है और कितना इम्पैक्ट है उसका लॉस को अगर आप इमेजिन करें तो वो उससे कहीं ज़्यादा है जितने की हम फाइनेंशियल एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है। $1 मिलियन आप इन्वेस्ट करते हैं और ख़ुद डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसका 3 महीने के अंदर आपको रिटर्न आ जाए, यह ROI है। इसका मतलब है कि 3 से 6 महीने, 6 महीने भी मैं सेफ फिगर में कहता हूँ कि मेरे अपने डिसीजन से मैंने पैसे कमाए, तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग तो 6 महीने में मिल गई। मेरे पास पूरी ज़िंदगी का अब एक ऐसा स्किल अवेलेबल है जो मुझे कभी भी इस दुनिया में, जिस तरह के कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, कभी मुझे भूखा नहीं सोने देगा। इस तरह की सोच अब मैंने, ऐसी हमने एजुकेशनल कंटेंट को किया है। तो जो लोग अभी भी कह रहे हैं, देखें हमने स्ट्रेटजी बहुत सिंपल रखी हुई है, जहाँ पे मासेस को करना है, आपके शो के साथ और इजी हो गया कि लोगों को समझ आ जाए कि आपने करना क्या है। वो तो हमारे YouTube के थ्रू हम मासेस को रीच आउट कर रहे हैं। Sarmaya.pk आज 5 साल हो गए हैं, किसी को पता भी नहीं है इसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा, जो मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, ठीक है। उसकी कॉस्ट हमने कहीं से तो पूरी करनी है, तो हम तो रॉबिनहुड बने हुए हैं टू बी ऑनेस्ट, कि हम लोगों के पास, जिनके पास पैसे हैं, ये नहीं कि उनको खुदा ना खासा लूट रहे हैं, जो कि रॉबिनहुड गरीब अमीरों से लेता था और गरीबों को देता था। हम उन पैसे वालों को कह रहे हैं यार इतना पैसा पड़ा हुआ है आपके पास, आप इस पैसे को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, सिर्फ 12 वीक्स का कोर्स है, आप करो और आप विद इन ए ट्रेनिंग के ऊपर आपकी ट्रेनिंग की कॉस्ट आ जाएगी और फिर आप पोटेंशियल देखो कि कितना बड़ा है, ठीक है। और वहीं पे फिर हम जो लोग जिनको डाटा की एक्सेस नहीं है, जिनको यूट्यूब के ऊपर कंटेंट से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, कुछ तो पेशावर के 2-3 लोगों ने मुझे अपने स्क्रीनशॉट दिए हैं, मुझे इतनी खुशी हुई है, लाखों रुपए के अंदर उनका प्रॉफिट है सिर्फ कि सरमाया की वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग जो कि वीडियोस देख रहे हैं और उससे भी सबक नहीं हासिल कर रहे, तो सर आप ट्रेनिंग पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें हमारा कसूर नहीं, इसमें आपकी अपनी उसका कसूर है कि आप उसको उस तरह ले ही नहीं रहे। आपको लगता है कि हम YouTube पे आके डिफरेंट बातें कर रहे हैं और ट्रेनिंग के अंदर डिफरेंट कर रहे हैं। ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ यही कि डेडिकेटेड मेंटरशिप है, 1-to-1 है, असाइनमेंट के बाद हम देखते हैं, फिर उसके बाद अमार के ऊपर डायरेक्ट आपकी वो होती है। एंड दैट इज़ वाई इट्स सो इम्पैक्टफुल कि जहाँ पे हम आपको एक वर्चुअल पोर्टफोलियो के अंदर चीज़ रहकर बताते हैं कि आपने करना क्या है, ठीक है। तो ट्रेनिंग का जो इम्पैक्ट हमने देखा, ख़ास तौर पे जो आपके शो आया गया, होपफुली लोग इसकी वैल्यू समझेंगे। मुझे ट्रेनिंग के ऊपर ना जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी, जिसकी वजह से मैंने भी आपकी ट्रेनिंग ली थी, वो इम्पैक्ट ऑन माय ओन बिजनेस था कि लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ इन्वेस्टमेंट में आपको हेल्प कर सकती है, बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकते हो। सिर्फ इस पे ब्रीफली बता दें कि बिजनेस में आपको कैसे हेल्प कर सकती है। अच्छा, पहले तो जो आपने मेंशन किया ना, मैं इस पे 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। नंबर 1, लोगों को, मैं अब काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट पे जाता हूँ, कोई भी टॉक शो पे जाता हूँ, मैं लाजमी ये बताता हूँ कि ओवरऑल सरमाया जो आज पहुँचा हुआ है ना, इट्स
मोस्टली बिकॉज ऑफ योर विजन एंड द टीम बिहाइंड इट एज वेल. तो ये लोगों को ये नहीं पता कि हमने 5-6 लोगों से स्टार्ट किया था एंड नाउ वी आर टीम ऑफ 60+. ठीक है, फुली डेडिकेटेड कि आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाए ट्रेनिंग्स के दौरान भी, और साथ में अब हमने तो यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दिया. तो उसकी एक कॉस्ट जो हम कर रहे हैं, बेर जाहिर सी बात है, वो ट्रेनिंग्स वगैरह से हमारी आ रही है. बैकएंड पे जो आप सरमाया.com है, सरमाया.pk के जो बना रहे हो, वो मुझे पता है कि अभी हम जब इंशाल्लाह इसको लॉन्च भी जब हम करेंगे तो वो आउटस्टैंडिंग डाटा होने वाला है. दैट वुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. मुझे पता है कि मैं कितनी वेबसाइट्स यूज कर चुका हूँ, और जो जिस लेवल पे आप जा चुके हैं, वो डाटा जो आप कंपाइल कर रहे हो वो बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग होगा. तो ये तो चीज़ होगी. अच्छा, दूसरी चीज़, मैं ट्रेनिंग आपने मेंशन किया, ट्रेनिंग में यहाँ पे ये भी आपको बताता चलो फॉर द ऑडियंस एज वेल, जो आपने वो टूल बनाया हुआ कि आप ज़र का जो टूल है जिसमें आप पोर्टफोलियो की ट्रैकिंग कर सकते हैं, दिस इज़ अ गेम चेंजिंग. हम सिर्फ ट्रेनिंग में जो आप चीज़ मेंशन कर रहे होते हो, वो क्या करते हैं कि हम दूसरे वीक से ऑनवर्ड्स जो ट्रेन कर रहे हैं लोगों को कहते हैं कि भाई 10 लाख रुपए का एक डमी पोर्टफोलियो है. अब आप ये समझो कि आपका ये रियल इन्वेस्टमेंट अगर होती तो आप 10 लाख रुपए कैसे लगाते. आप यकीन करें, जब ट्रेनिंग ख़त्म भी नहीं होती उससे पहले 2 महीने के अंदर अंदर लोगों के अक्सर के रिटर्न्स इतने बन चुके होते हैं जितनी ट्रेनिंग की कॉस्ट भी नहीं है. और वो ये सोच रहे होते हैं यार कि वाकई में यार ये तो कुछ भी नहीं था, हम कितने सालों से अपनी जनरेशन चलती आ रही है, हमने ये चीज़ें वो सीखी नहीं है, और जब हमने ये अप्लाई करना शुरू किया, दिस इज़ अगेन टू गुड. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हम जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई उनको तो नहीं आइडिया, लेकिन अब हमने जो आपने ये बुल्स एंड बियर्स वाला जो हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, दिस इज अगेन माइंड चेंजिंग एज वेल. ठीक है. तो अगर वहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे देखें ना, रिटर्न्स अगर आ रहे हैं तो क्या प्रूव हो रहा है, यही प्रूव हो रहा है ना कि जब स्किल्स आपको ये सिखाएंगे ट्रेनिंग्स के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है. जो हम लोग कर रहे हैं वो आप खुद से भी कर सकते हो. ठीक है ना. तो हम तो आप लोग डेडिकेट ये स्किल ये सिखाएंगे कि ओवर हाउ टू डू दिस, और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, यही चीज़ आपने बिजनेस के ऊपर भी बात की कि भाई बिजनेस पे इम्पैक्ट कैसे आ सकता है. बिजनेस पे अगेन माइंड खुल जाता है बंदे को. यहाँ पे आप देखो, मेरे पास लोग स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स आए यार, रियल स्टेट में इतनी जनरेशन का काम कर रहे हैं, जनरेशन से काम करते आए हैं रियल स्टेट में, पता नहीं है कि रियल स्टेट गिरती क्यों है. यकीन करें, और इतने लॉसेस करके आए कि मतलब करोड़ों में बता रहे हैं, कुछ 6 करोड़ का लॉस, 7 करोड़ का लॉस, और प्रॉपर्टीज फंसी नहीं है, और कई के सारा से वैल्यूएशन आधी आ गई, 50% आ गई. अब मैंने सिंपल लॉजिक पे क्या यार, इकोनॉमी साइकिल को आप समझ जाते हैं ना, तो आपको ये भी पता होता है कि रियल एस्टेट का परफॉर्म करती है और स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करती है. ये साइकिल अगर आपको पता होता तो आप अपना पैसा सेव कर सकते थे. ठीक है. ये रियल एस्टेट की भी एग्जांपल है. फिर बिजनेसेस का पता लगता है यार, बिजनेस के अंदर आपने जैसे सरमाया.pk बनाया, सरमाया को आपने अंडरस्टैंड करके बनाया कि भाई हाउ द वैल्यूएशन इज डराइव्ड. फिर जब हमने ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट की, ऑल टाइम मार्केट नीचे थी, लोग कहते थे भाई स्टॉक मार्केट में नहीं आना, हमने कहा भाई स्टॉक मार्केट पे आओ. ठीक है ना. आपने समझा उस चीज़ को, आपने उसको कैश इन किया, आपने कहा कि यार देखो मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ, मैं ड्राइव करता हूँ, और जब उसका इम्पैक्ट आया तो यू वर द फर्स्ट वन इन द मार्केट इन पाकिस्तान जिन्होंने इस तरीके से ट्रेन किया वैल्यू की रियलाइजेशन की कि किस तरीके से करना है. सिमिलरली देयर आर काउंटलेस, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि सर ये किस टाइम पे हम इसको अपने बिजनेस के अंदर में ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम कैसे करें. अब जैसे राइस का है, एक हमारे स्टूडेंट्स हैं, राइस के एक्सपोर्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया यार कि पाकिस्तान के अंदर वैल्यू जो है इंडिया कैसे रियलाइज़ कर रहा है, इंडिया कैसे वैल्यू एडिशंस करके कहाँ कहाँ मार्जिनस पे खेलता है. उन्होंने वही चीज़ जो है यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की. उन्होंने देखा भाई रॉ मटेरियल जो मेरे पास जो भी हम सोर्स करते हैं, चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, वो किन सीजन्स के अंदर सस्ता होता है. ठीक है. ही रियलाइज दैट, और उन्होंने उस सीजन के अंदर क्या किया, ज़्यादा परचेजिंग की, या ज़्यादा जो भी अपना, मुझे पूरा मैकेनिज्म तो नहीं समझ आता, मैंने ओवरऑल रॉ मटेरियल को मैंने बताया कि भाई आप इस तरीके से देखो आपने कैसे करना है. अब उन्होंने अच्छे रेटों पे रॉ मटेरियल जब ख़रीदा तो उनको उस सीज़न के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हुआ. ही रियलाइज़ कि अगर मैं हर सीज़न के अंदर ये करूँ तो मैं तो भाई इस मार्केट के अंदर पाकिस्तान मार्केट को पूरा उठा सकता हूँ. और उसका इम्पैक्ट आपको मैं बताता हूँ. ही वॉज वन ऑफ द पर्सन जो यहाँ पे राइस को एक्सपोर्ट करता है, उनकी पूरी एसोसिएशन है राइस एसोसिएशन. उन्होंने वहीं पे जाके जो हमने कोर्स में मेरे से उन्होंने सीखा, वहाँ पे जाके थोड़ा सा बताया कि भाई इस तरीके से मार्केट को देखो. एंड टुडे आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, लाइक भाई आपकी जो ये जो ट्रेनिंग्स है, जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा आ रहा है. जो लोग ट्रेनिंग्स लेके जा रहे हैं उनके बिजनेसेस ऐसे फ्लरिश कर रहे हैं
कि उनको समझ आती है। दूसरी चीज़, जो कंपनीज जो यहाँ लिस्टेड भी हैं, उनके जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ आते हैं वो भी कहते हैं सर हमने पहली दफ़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश की, जिस कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, एज एन इंजीनियर काम कर रहे हैं या एज ए जो भी फील्ड के अंदर है, हमें ये पता ही नहीं था कि यार ये हमारी कंपनी पैसे ऐसे जनरेट कर रही है। हाँ, हमें काम दे दिया गया, भाई कंप्यूटर पे बैठ के ये डाटा एंट्री कर दो, ये वाला काम कर दो, इसके साथ कनेक्ट कर दो, वही चीज़ पे लगे हुए। लेकिन जब फाइनेंशियली समझ रहे हो कि यार जो हालात अच्छे आएंगे उसके कंपनी के, हमें पता ही नहीं था, हमने अपनी कंपनी के शेयर्स कभी नहीं लिए हुए थे। सो वो वैल्यू जो रियलाइजेशन हो रही है, दिस इज आउटस्टैंडिंग। और आई थिंक मैं ज़र का यहीं पे बताऊंगा, मैं अभी वैसे ही आपसे डिस्कस ही कर रहा हूँ कि अभी तो हमने सिंपल एनालिटिक्स किए हुए ना कि आप इंडेक्स को बीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कैसा आप कर रहे हो। सो जो सेकंड फेज़ है ना ज़र का, जिस पे मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि यार वो इटसेल्फ इज़ ए माइंड, यानी कि वो गेम चेंज कर देगा पूरी। और वो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं अभी ना खुल के शायद मैंने पहले आपसे शेयर नहीं किया, आपने फंड मैनेजर रिपोर्ट अपनी आप ट्रेनिंग में भी पढ़ाते हैं कि एक म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर रिपोर्ट होती है। इनफैक्ट हमने अपनी कंपनीज जो हैं कि हर फंड कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने सरमाया.pk पे दिखाते भी हैं, ठीक है। हम उसी तरह की फंड मैनेजर रिपोर्ट ना ज़र के प्लेटफॉर्म के साथ हर पोर्टफोलियो के साथ हम जनरेट करेंगे, सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिकली एवरी 30th को मंथली फंड मैनेजर रिपोर्ट आपको आएगी। आप नॉर्मली म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर रिपोर्ट में क्या देखते हो कि आपकी टोटल एसेट इन्वेस्टमेंट कितनी थी, पिछले महीने के अंदर आपके किस सेक्टर के अंदर एक्सपोजर था, इस महीने किस सेक्टर के अंदर एक्सपोजर था, फिर वो उन्होंने अपना बेंचमार्क बनाया हुआ है। हमने तो स्टैंडर्ड बेंचमार्क KSE 100 किया हुआ है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर KSE 100 ने 11% का रिटर्न दिया। अब क्योंकि मेरे पास तो सही फिगर है आपके पोर्टफोलियो ट्रैकिंग की, पहले नहीं थी, पुराने पोर्टफोलियो में नहीं थी। लोग पुराना पोर्टफोलियो बहुत याद करते हैं, क्रैप था मेरे ख्याल में, फ्री में था शायद, इसीलिए आपको याद बहुत आता है। अब जो हमने प्रॉपर लॉजिक के साथ हम आए हैं, अब आपके एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है अगर 4% है, क्योंकि नॉर्मली ना ब्रोकर की ऐप पे हमें समझ ही नहीं आता कि पैसा बना कितना है इस महीने के अंदर, वो सिर्फ करंट फिगर बताता है और बड़ा मुश्किल है उसको ट्रैक करना। अच्छा, अब 4% से क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि आपने 11% इंडेक्स और आपने परफॉर्म नहीं किया? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पहला जो फंड मैनेजर रिपोर्ट के अंदर जो पहली एनालिटिक्स होगी ना पहले महीने, तो वो आपको आराम से बताएगी भाई तुम 4% हो, इंडेक्स 11% है। लेकिन ETF 11% से ऊपर के भी ये 2 ETF है जिन्होंने परफॉर्म किया। इंडेक्स इज़ नॉट एन एक्शनेबल थिंग, इंडेक्स इज़ जस्ट ए बेंचमार्क आपकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। ETF इज़ एन एक्शनेबल आइटम कि यार भाईजान तुसी 4% पे हो तो इंडेक्स 12% पे है, तो इट इज़ गिविंग 2 times मोर रिटर्न देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ETFs को भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन वहीं पे हम तीसरा भी देंगे आपको एनालिटिक्स, हम कहेंगे यार इस महीने के अंदर इन म्यूचुअल फंड ने 15% से ऊपर का भी रिटर्न दिया, ठीक है। और अब अगेन वो करंट मंथ को नहीं देखेगा, वो पिछले मंथ के साथ भी आपको एनालाइज करेगा कि 1 महीने में इतना था, 3 महीने में इतना था। और जितनी ज़्यादा ज़र के ऊपर आपकी एनालिटिक्स होगी, हर महीने के ऊपर आपको एनालिटिक्स, आपको पिछले 3 महीने के ऊपर, तो अगर आपको इस महीने पे लगता है कि म्यूचुअल फंड ने 15% दिया था, तो 3 महीने में अगर आपने 12% रिटर्न लिया है, स्टॉक मार्केट 22% चली गई है और वही म्यूचुअल फंड ने 35% का रिटर्न दिया है, सो इट इज़ अगेन बीटिंग बोथ यू एंड इंडेक्स। सो यार देखें, हमारा अल्टीमेट गोल क्या ये होता है कि हमने पैसे ज़्यादा बनाने हैं, क्या ये होता है कि मैं देखता हूँ कि मैं इंडेक्स को बीट कैसे करता हूँ। सो मैं जो इंटेलिजेंस अभी ज़र के थ्रू देना चाह रहा हूँ लोगों को, और अगेन देखें हम जितना मर्जी कर लें, बड़ा मुश्किल काम है स्केल के ऊपर लोगों को गाइड करना। ज़र इज़ ए स्केलेबल प्रोडक्ट जहाँ पे एनालिटिकली डिसीजन मेकिंग में आपके हाथ पे दूंगा। आप जिस तरह बता रहे हैं इसमें तो एक, तो मुझे एक बात बताएं मार भाई, यहीं पे मैं बताता हूँ कि भाईजान आप जाके म्यूचुअल फंड में ही डाल दें। अभी भी आप म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि आपको 2% की कॉस्ट उनकी खटक रही है, लेकिन आपको वो 22% का ऊपर का रिटर्न दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल करें अपनी, जो एफर्ट आप अच्छा देखें ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर ना, एक मैं आपको बताऊँ, मैंने फार्मास्यूटिकल लिया 28% चला गया, तो मैं इंटरनली ना बहुत खुश हूँ कि 22% है। वहीं पे एक और कंपनी है जो मुझे 18% लॉस दे रही है। जब मैं नेट देखता हूँ तो वो 2% भी खड़ा हूँ मैं टोटल पोर्टफोलियो का। लेकिन मेरे जहन के अंदर ना जो एक्साइटमेंट है वो अच्छी चीज़ के चलने की है। और फिर मैं हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उस पर मैं जाके बता रहा हूँ मैंने तीर मार दिया, मेरा एक जो स्टॉक था वो देखो कितना आ गया। लोगों को दूसरी स्टोरी नहीं पता, भाईजान जो नहीं कर रहा वो क्यों नहीं चल रहा, उसका भी बताओ ना। और तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि इंडेक्स 12% हो गया, तो 4% पे आप किस तरह सेटिस्फाई रह सकते हो? किसी ने आज तक आपको बताया ही नहीं भाईजान, आप हाफ से भी नीचे आपका रिटर्न है, यू आर नॉट बीटिंग द इंडेक्स। सिंपल हमारा जो हमारे पोर्टफोलियो का एक है कि भाई आपने इंडेक्स को बीट करना है। अगर नहीं बीट करे, देयर इज़ समथिंग विच इज़ इन योर पोर्टफोलियो, मे बी यू आर स्टिल इन्वेस्टेड इन
ब्लडी स्टॉक जो कि 2 रुपये 3 रुपये से कम है और आप 3 से 6 की कोशिश कर रहे हो, या 7 रुपये पे और आप 14 की वो कर रहे हो, और वहीं पे एक कंपनी 70 रुपये की थी वो 285 पे चली गई है, तो वो कॉन्स्टेंटली आपको बताता रहेगा भाई इस महीने फिर फर्टिलाइज़र चल गया है, इस महीने फिर फर्टिलाइज़र, 2 महीने फर्टिलाइज़र चला, आप क्यों नहीं अभी तक फर्टिलाइज़र में, ठीक है, क्यों आप अभी भी उस छोटी मोटी कंपनीज़ के अंदर जो कर रहे हैं। और अब ये जो इंटेलिजेंस मैं दे रहा हूँ ना, अगर मुझे अब कोई बंदा आके कहे यार ये 10 लाख के ऊपर आप 1000 रुपया ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, और जहाँ पे वो 10 लाख के ऊपर 2 लाख रुपया बना सकता था और 1000 रुपये की कॉस्ट बचा रहा है, मैंने कहा यार अब मैं क्या अच्छे अल्फाज में बताऊं कि यार आपकी जो जहानत है ना, जहाँ पे आप हैं, तो आप 1000 रुपये के बचाने के चक्कर में कितना लॉस अपना कर रहे हैं आपको पता भी नहीं है, ठीक है। और ये इंटेलिजेंस ना, और अभी तो मैंने एआई की बात ही नहीं की है, जितना डाटा मेरे पास ज़्यादा होगा और मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन आपके पोर्टफोलियो पे बनाऊं। और देखें जिस तरह हम जिस तरह अभी बैकएंड पे डाटा की बात कर रहे थे, हम अपना मॉडल इन्वेस्टर जीनी का अगर अप्लाई करते हैं और उस पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर बताते हैं भाई आपके पोर्टफोलियो की क्वालिटी ऐसी है, फारे क्वालिटी है कि आपने सारे थके हुए स्टॉक लिए हुए, आप इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएंगे, ये मैं बताऊंगा आपको ज़र के थ्रू, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट जो है ना मैसिव है। आपने देखें एक ही फोकस होना चाहिए, मैंने पैसे बढ़ाने हैं, मैं खुद बढ़ाऊं या कोई म्यूचुअल फंड बना के दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। म्यूचुअल फंड अगर छोटी फीस ले रहा है दे दें, इवेंचुअली आपका पैसा बढ़ेगा। कैसा आइडिया है? बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बैठे बैठे अगर मुझे एक स्क्रीन पे आ जाए कि भाई मेरा पोर्टफोलियो ये जा रहा है और KSE इंडेक्स ये जा रहा है, मुझे ये म्यूचुअल फंड जो है ये 2-3 महीने से बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, तो मैं 2 डिसीजन तो मेरे इसी माइंड में आ गया ना यार, मैं फौरी तौर पे म्यूचुअल फंड को खोलूँ, यार इसने किधर नई इन्वेस्टमेंट किया। और जो आपका एक और टूल है म्यूचुअल फंड्स फेवरेट वाला, तो उसमें जाके देखूँ यार ये स्टॉक्स जो है ये स्टॉक्स रखे हुए हैं इन्होंने, और इस वाले म्यूचुअल फंड ने, तो यार ये 2-3 स्टॉक्स रखे हुए, ये तो बड़ा बेहतरीन स्टॉक्स लग रहे हैं मुझे, या मैं अगर बिजनेस थोड़ा भी समझता हूँ तो आइडिया है कि यार इसकी सिलेक्शन अच्छी है। सो मैं अपना टाइम इतना क्यों एफर्ट ज़ाया कर रहा हूँ, या तो वो म्यूचुअल फंड खरीद लूँ, ठीक है, या तो वो म्यूचुअल फंड ने जो स्टॉक्स रखे हैं मेरे पास भी होने चाहिए, और मेरा टाइम बच रहा है। सो यही तो मुझे तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल लगता है। मैं तो शायद जैसे ही आप लॉन्च करें सबसे पहले तो मैं इसको यूज़ करना। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने ना पिछली बुलिश के ऊपर एक मैंने लेसन लर्न किया, जो कि मेरी अप्रोच थी ना कि लॉन्ग टाइम बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब मेरे ख्याल में मेरी अपनी उम्र भी इस लेवल पे आ गई है कि मुझे ना थोड़ा रीबैलेंस करना पड़ेगा। रीबैलेंस इन द सेंस कि मैं नहीं चाहता कि मैं एक्सपोजर इतना ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर ले लूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ जो मेरे फ्यूचर के प्लान है उसके ऊपर इम्पैक्ट आए। तो मे भी जब मैंने अभी ये छोटी सी आपको दी है ना, ये मेरा सोच में यही थी कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर आएंगे ना, सो आई विल, और मैं ये अगेन ज़र का पार्ट बनाऊंगा, एवरीथिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड ज़र, और ये ज़र टूल ही ऐसा होगा जो आपको फाइनेंशियल गोल, वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर आपको हेल्प करेगा। ज़र के ऊपर सिर्फ स्टॉक मार्केट का डाटा नहीं है, म्यूचुअल फंड का डाटा भी है, गोल्ड का डाटा भी है, डॉलर का डाटा भी है। आपके पास अगर वेल्थ है जो कि डाइवर्स आप एक एक जगह पे कर रहे हैं, और एक्सेल के ऊपर अभी भी मैं लोग देख रहा होता हूँ जिसको टाइम की वैल्यू का ही नहीं पता कि भाई टाइम की वैल्यू करो भाई। ये प्लेटफॉर्म बनाने का 1000 रुपये की 1000 रुपया तो यार एक नान की कॉस्ट नहीं है पर डे के ऊपर। 30 रुपये का नान है, 30 नान करो तो 900 रुपये की कॉस्ट है, उतने पे आपको मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि 10 लाख को ग्रो कैसे करो। तो वहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि जहाँ पे मुझे लगेगा ना कि यार अब इंटरेस्ट रेट ऊपर हो गए हैं, मे बी इंटरेस्ट रेट की वजह से कोई म्यूचुअल फंड और फॉरवर्ड लुकिंग को जो आपने डिसाइड किया वो, तो मे बी 60% स्टॉक मार्केट, 20% गोल्ड, मे बी 25% पेंशन फंड में मैं इन्वेस्टेड हूँ, 25% पेंशन फंड ऑफ ऑल माई इन्वेस्टमेंट, 20% गोल्ड, मे बी 20% म्यूचुअल फंड, मे बी 35-40% स्टॉक मार्केट, एंड जस्ट लेट इट गो, और जस्ट रीबैलेंस आफ्टर एवरी 6 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर। और रीबैलेंस का टूल मैं ज़र के अंदर इंटीग्रेट करूँगा कि मुझे बताए यार कितना गोल्ड सेल करना है और कितना स्टॉक बाय करना है, कितना स्टॉक सेल करना है, कितना म्यूचुअल फंड बाय करना है, कितने पेंशन फंड में मैंने इन्वेस्टेड रहना है। और मैं एक आपको बताऊँ, देखिए आप ज़रा साइकिल जो आप बताते हैं ना, इस साइकिल की ज़रा कंपोजिशन समझे। जब इकॉनमी बहुत ही माठी होती है तो इंटरेस्ट रेट ऊपर होते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे जाती है, कंपैरेटिवली गोल्ड इज़ ए सेफ बेट ऊपर जा रहा होता है। तो इसका मतलब है कि आपके 3 में से 2 आइटम्स तो ऊपर जा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली प्रॉफिटेबल होता है, आता नीचे है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। गोल्ड को हमने एच किया हुआ है डॉलर के साथ, वो भी कंपैरेटिवली स्टेबल या ऊपर होता है। तो तीनों चीज़ें आपकी होती हैं। तो कोई भी इकोनॉमिक साइकिल में ऐसा सीन नहीं है जो हम एक्सपोजर आप 100% स्टॉक मार्केट पे लेते हैं ना, पाकिस्तान के हालात ये हैं वो है, उसकी वजह से फुली हमारा होता है कि यार नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे उसको हेज करने के लिए आपके पास 2 डिफरेंट एसेट क्लास है।
और इसको भी रीबैलेंस के थ्रू आपने करना है। अगर 33 थी और कहीं पे स्टॉक मार्केट जिस तरह अभी 100% परफॉर्म करके 66% पे होगी और गोल्ड भी ऊपर चला गया वो फिर तो बहुत ही अच्छा है ना, आपको पोर्टफोलियो ही बढ़ गया। बट रीबैलेंस इट बैक आ जाओ 33 वो आपके टूल बताया वही लाख रुपया जो है, कितना नहीं करना। लाख रुपया था वो 3 लाख पे चला गया, आपका इसका 33 भी स्टॉक मार्केट पे लाख ही होगा। इसका मतलब है कि मे भी कल को अगर आप इतने पीक पे आपने बाइंग भी की थी लेकिन आपने सेलिंग भी की, सेलिंग से आपने प्रॉफिट टेकिंग की और अंडर वैल्यूड पे गया। अंडर वैल्यूड भी वो कि जहाँ पे मुझे पता है कि कल को अगर वो बेहतर गया तो वो मुझे आउट परफॉर्म करेगा। तो वो कहते हैं ना कि नेवर, वो जो एक होता है ना कि द सोल्जर नेवर मार्च एट द सेम टाइम ऑन ए ब्रिज, कि अगर वो मार्च करेंगे तो ब्रिज ही कोलैप्स हो जाएगा। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन, इसीलिए ज़र के ऊपर सरमाया के पुराने पोर्टफोलियो के अंदर हमने मल्टीपल एसेट लिखे थे ताकि लोगों को समझ आए कि यार अगर एक नहीं चल रहा तो दूसरा चल रहा होता है, तो दूसरे के अंदर भी देखना चाहिए। और ये जो मैं अगेन बार बार ज़र के उस फंड मैनेजर की तरफ कह रहा हूँ कि जब स्टॉक मार्केट नहीं चलेगी ना तो लो रिस्क म्यूचुअल फंड सामने प्रोमिनेंट होगा कि ये चल रहा है, तो मे बी उसको हम मूव करा दे भाई, उस साइड पे आप देखना स्टार्ट कर दो अपने होगा। सो ये ना, और इसका इसीलिए ऑब्जेक्टिव है, देखें हम ना कितने लोगों को ट्रेन करेंगे ना, हमें प्लेटफॉर्म को स्केलेबल करना है, स्केलेबल पे इंटेलिजेंस बेस्ड करना है और ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको गाइड करे कि आपने क्या करना है। जो परफॉर्म कर रहा है उसकी ट्रांसपेरेंट तरीके से बजाय जो नहीं कर रहा वो उधर पे बात है। हमारी फिर घंटे तक चलेगी, हमने 45 मिनट करना था, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलें, आई थिंक यहीं पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। आखिर में अगर आपने कोई कहना है तो प्लीज़। अच्छा, एक मैं हमेशा बात करता हूँ कि बी ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर क्राइसिस में देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है तो लो रिस्क म्यूचुअल फंड ऊपर जा रहा होगा, ये एक साइकिल है जो अब अभी हमने पूरी डिस्कशन में भी कर लिया। तो जब आपको इंटेलिजेंसी का पता है कि भाई अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा तो आपको फिर वो लो रिस्क वाला म्यूचुअल फंड नजर आएगा जब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन जब अगर आप पेसिमिस्टिक हो गए तो आप सिर्फ स्टॉक मार्केट को देख रहे होगे, यार ये नीचे चलेगी और मैं बर्बाद हो गया। तो जब ये आप अपनी मेंटेलिटी को चेंज करते हैं तो ये जो आपका साइकोलॉजिकली कहते हैं कि ब्रेन आपका इस तरह से फंक्शन करता है कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, तो आप जब अच्छी चीज़ों को देखोगे तो ओवरऑल परफॉर्म भी करेंगे। यहाँ पे मैं अगेन आपको क्रेडिट दूंगा, जो हमारे सरमाया के जो अलमनाई हमारी कम्युनिटी बनती है, जब वो ग्रेजुएट करते हैं तो हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई है जहाँ पे सारे लाइक माइंडेड पीपल जो ग्रेजुएट होके आए हुए हैं वहाँ पे अपने आइडियाज़ वगैरह को देख रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर मैं उस कम्युनिटी को देखूं तो मेरे लिए एक वर्ल्ड वो है और एक वर्ल्ड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा लगता है कि यार मैं जब सरमाया कम्युनिटी में जाता हूँ ना, यार ये तो पॉजिटिविटी का समंदर है। यहाँ पे लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं, एक जैसे अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, आइडियाज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मतलब पूरा जब सेशंस भी होता है लोग एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं, आइडिया डिस्कस कर रहे होते हैं। और मैं उधर से जब निकलता हूँ तो फिर वो क्या भाई 8 बजे का मुझे न्यूज़ चैनल 9 बजे वाला न्यूज़ आ रही है, वहीं पर लोग स्टक हैं। सो मुझे लगता है कि लोगों को ना ऑप्टिमिस्टिक होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप माइंड को चेंज करेंगे ना, देयर इज़ अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर एंड देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस। सो मेरा तो ये लोगों को सजेशन होगी, बी ऑप्टिमिस्टिक। चलें, थैंक यू वेरी मच अमार। और आखिर में मैं फिर आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, देखें जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी तक परेशान हैं, देखें आपकी बड़ी मेहनत से आपने ये पैसे कमाए हैं और अभी आप आंखें बंद करके शायद सरमाया को समझ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई सुनी बात के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप परेशान भी हैं, टेंशन में भी हैं और इस घबराहट में भी हैं कि कल को मार्केट चली जाएगी तो क्या हो जाएगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं आपको एजुकेट करने की, लेकिन मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप मोटरवे के ऊपर गाड़ी लेकर निकलें और आपकी आंखें बंद हैं किसी काली चादर से और ब्लाइंड फोल्डेड आप गाड़ी चलाने की कोशिश करें तो कभी भी आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं ठोकर खाएंगे। ब्लाइंड फोल्ड खोलेंगे, गाड़ी से निकलेंगे और कहेंगे यार मैंने गलत हरकत की थी। तो बेहतर तरीका क्या है कि आप पहले ड्राइविंग करना सीखें, आंखें खोलें अपनी कि आपकी डायरेक्शन क्या है, और उसके बाद जितने पैसे आपने लगाए हैं जब आपको समझ आ जाएगी कि यार यहाँ पर पैसे लगा के पैसे बनते हैं, तो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आपको पैसे बनाने में ये कोर्स हेल्प कर सकता है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। मैं खुद ये कोर्स लेने के बाद ही सरमाया.pk बिल्ड की और उसके बाद तो एक अलग जर्नी थी ज़र, फिर हमने उसके बाद अभी जो स्टार्ट किया है वो भी हमारी पूरी लर्निंग का पार्ट है जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपकी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। प्रॉफिट टेकिंग इज़ नॉट समथिंग कि जिस पे मैं फोकस्ड हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म का फोकस ही वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर है। वेल्थ बिल्डिंग की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपकी जो कोर प्राइमरी डिपेंडेंसी आपकी जॉब के ऊपर है, आपका पैसिवली ऐसी वेल्थ हमने क्रिएट करके आपको देनी है। 5 से 10 साल, ज़्यादा पैसे आपने इन्वेस्ट नहीं करने, 5 से 10 हज़ार, कि जिसके बाद 10 साल बाद एटलीस्ट आप जॉब पे इसीलिए नहीं जा रहे
कि आपके वहाँ से सैलरी मिलनी है। आप किसी पैशन की वजह से जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आपकी जो डिपेंडेंसी ऑन योर सैलरी वो हम ख़त्म करना चाह रहे हैं बाई एजुकेटिंग यू कि आपने इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, वेल्थ बिल्डिंग कैसे करनी है, और अपने फ्यूचर में जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होंगी तो सबसे बेहतरीन गिफ्ट आपने अपने आप को जो देना है वो सरमाया का ये कोर्स है, जो कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। एंड यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट जब आपको सही ज़रूरत होगी। जब आपको सही ज़रूरत होगी पैसे की, तो पैसिव इनकम की वेल्थ, और यही आपकी फ्यूचर में आपके बाल बच्चों की एजुकेशन में कितने आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू।